हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो छात्र-छात्राएँ बीएड सेकंड सेमेस्टर में अभी पढ़ रहे हैं, जो बीएड सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई अभी कर रहे हैं, उनके लिए आज हम थर्ड पेपर का सिलेबस लेके आए हुए हैं, ठीक ना? कि क्या कुछ थर्ड पेपर में पढ़ना है, थर्ड पेपर में कितने कुल टॉपिक हैं और वो टॉपिक कौन-कौन से हैं, ठीक ना? तो ये जो आपका सिलेबस होता है ये किस यूनिवर्सिटी का है तो बता दें, एमजीकेवीपी यूनिवर्सिटी का है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, ठीक ना? जो छात्र-छात्राएँ वहाँ से बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो उनका सिलेबस लेके आए हैं। आज की वीडियो में ये देखना है कि कौन-कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कुल कितने यूनिट हैं और उन यूनिट के अंदर क्या कुछ टॉपिक है, ठीक ना? तो ये एमजीकेवीपी के जो छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो है। जब आप एमजीकेवीपी की वेबसाइट पे जाइएगा तो ये सिलेबस आपको सारा मिल जाएगा बीएड का। लेकिन क्या होता है कि वो सिलेबस सिर्फ़ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ठीक ना? तो कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर इंग्लिश में पूरा सिलेबस ना ठीक से समझ नहीं आता है, ठीक ना? तो जो आपका ये यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल आपको ये सुविधा प्रोवाइड कराता है कि बीएड का जितना भी सिलेबस है वो इंग्लिश के साथ-साथ हम हिंदी में भी आपको ला के देते हैं और देने के साथ-साथ आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं हर टॉपिक को, जिससे कि आपको पढ़ने में क्या होती है, आसानी होती है, ठीक ना? आसानी होती है। तो बाइलैंग्युअल आपको हम ला कर देते हैं हिंदी और इंग्लिश में सिलेबस। तो यदि आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जितनी ज़्यादा संख्या मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारा मोटिवेशन उतना बढ़ता है और हम आपके लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक ना? नए-नए कंटेंट को खोजते हैं, खुद उसको स्टडी करते हैं, आपके सामने लाते हैं और कई पीडीएफ इकट्ठा करते हैं और इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो होती हैं वैसा नॉलेज एकत्रित करके हम आपको पहुंचाते हैं, ठीक ना? और आपको जो इंडिविजुअल सपोर्ट है जितनी हो सकती है उतने हम देते हैं। अभी क्या है, हमारी टीम छोटी है, लेवल छोटा है और हर कुछ छोटा है, तो उस स्तर पर हम आपको नहीं देने पाते हैं फैसिलिटीज़, ठीक ना? लेकिन जैसे-जैसे हमारी टीम बड़ी होगी, हमारा चैनल बड़ा होगा, तो ऑटोमेटिक वो फैसिलिटीज़ आपको मिलने लगेगी जो आप एक्सपेक्टेशन करते हैं, ठीक ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी नई वीडियो को अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए, ठीक ना? और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड कुछ पीडीएफ मिल जाएंगी जो आपकी एकेडमिक कोर्स से रिलेटेड होंगी, जो आपको बीएड सेकंड सेमेस्टर का जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और कोई भी जो बच्चा है बीएड सेकंड सेमेस्टर में, तो वो किसी भी टॉपिक को लेके मुझसे डिस्कशन कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर अगर आप कोई टॉपिक को सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे कभी भी आप पूछ सकते हैं कॉन्टैक्ट करके, ठीक ना? मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा या फिर उससे संबंधित जो नोट्स वगैरह होंगे, अगर वो देने की परिस्थिति में मैं हूँगा, तो वो आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक ना? तो वैसे आप नोट्स माँगने की कोशिश मत ही कीजिएगा, इसलिए क्योंकि आप कोशिश ये कीजिएगा कि चीज़ों को आप समझिएगा और खुद से नोट्स बनाइएगा। जब आप चीज़ों को समझ लेंगे और खुद से नोट्स बनाएँगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी, ठीक ना? चीज़ें आपके लिए डूएरेबल हो जाएँगी, करने लायक हो जाएँगी, ठीक ना? तो ये कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बातचीत हुई और ये इंटरेक्शन ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट इंटरेक्शन यदि मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता तो आपसे जो मेरा कनेक्टिंग है वो क्या है, वो कनेक्टिंग माइनस में हो जाता, ठीक ना? यानी नॉन इफ़ेक्टिव हो जाता। तो इंटरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ वीडियो में मैं अपने व्यूअर से इंटरेक्शन कर लूँ, ठीक ना? तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या कुछ सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पेपर का नाम क्या है। ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, ठीक ना? और पेपर का नाम है आपका, ये आपका थर्ड पेपर है, ठीक ना? थर्ड पेपर है। पेपर का नाम है आपका कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन, ठीक ना? कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन, हिंदी में इसका अर्थ होता है भारतीय
समकालीन शिक्षा, ठीक ना। आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आता है मेरे एक्सप्लेनेशन करने का तरीका, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। जब तक आप सही से कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मैं उसमें सुधार नहीं कर सकता, ठीक ना। तो प्लीज़ बताइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए, जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है? द सिनेरियो ऑफ प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशंस विथ रेफरेंस टू जनरल स्कूलिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, ठीक ना। तो द सिनेरियो ऑफ प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशंस विथ रेफरेंस टू जनरल स्कूलिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, सामान्य स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? जनरल स्कूलिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन। इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? सामान्य स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विथ रेफरेंस टू के संदर्भ में, ठीक ना, शिक्षा के संदर्भ में मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटिव यानी होता है मात्रात्मक, क्वालिटेटिव यानी होता है गुणात्मक, ठीक ना। गुणात्मक का जो मेजरमेंट होता है वो संभव नहीं होता है, उसको एक्यूरेट आप नहीं माप सकते, और जो क्वांटिटिव होता है उसको एक्यूरेट मतलब माप सकते हैं, ठीक ना। उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो फिक्स होती है। जैसे कि आप 2 बाल ले लिए, ठीक ना, ये 2 बाल है तो ये क्या है? क्वांटिटिव है, क्वांटिटिव में है 2 है, ठीक ना। तो इसको आप, इसका मेजरमेंट जो है वो संभव है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो फिक्स है, ठीक ना। और वहीं पे जो क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है, वो क्या होता है? जैसे कि हम बोल देंगे कि राम है वो कितना ईमानदार है, या राम कार्य करने में कैसा है, तो हम बोल सकते हैं कि राम कार्य करने में बहुत अच्छा है, राम कार्य करने में बहुत ही एक्सीलेंट है। तो उसकी एक्यूरेसी क्या है? फिक्स नहीं होती है, ठीक ना। उसका मेजरमेंट एकदम डिट्टो करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यही फ़र्क होता है क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव में, ठीक ना। तो बोल क्या रहा है? सामान्य स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में मात्रात्मक और गुणात्मक आयामों के संदर्भ में वर्तमान भारतीय शिक्षा का परिदृश्य हमको पहले यूनिट में पढ़ना है, ठीक ना। सामान्य स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में मात्रात्मक और गुणात्मक कौन कौन से आयाम होते हैं, और उन आयामों को हम किस संदर्भ में पढ़ेंगे? भारतीय शिक्षा के संदर्भ में पढ़ेंगे कि स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के मात्रात्मक आयाम कौन से हैं, हम मात्रात्मक रूप में कैसे मेजरमेंट करते हैं चीज़ों का, और गुणात्मक रूप में हम कैसे मेजरमेंट करते हैं चीज़ों का, ठीक ना। तो आई होप आपको यूनिट 1 समझ में आ गया होगा, यूनिट 1 का ए। अब हम देखते हैं कि यूनिट 1 का बी में क्या है, ठीक ना। तो यूनिट 1 का जो बी है वो क्या है? क्वालिटी कंसर्न फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी पैरामीटर्स एंड देयर ऑब्जर्वेंस, ठीक ना। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? शैक्षिक संस्थानों के लिए गुणवत्ता संबंधी चिंताएं, ठीक ना। गुणवत्ता संबंधी चिंताएं, गुणवत्ता मानदंड और उनका पालन। क्वालिटी पैरामीटर्स का हिंदी में अर्थ हो जाता है गुणवत्ता मानदंड, एंड देयर ऑब्जर्वेंस और उनका पालन। ऑब्जर्वेंस यानी और उनका पालन कैसे करना है, ठीक ना। क्वालिटी कंसर्न, देखिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो शैक्षिक संस्थाएं होती हैं, उनमें हम गुणवत्ता कैसे लाएं? गुणवत्ता लाने के लिए हम किस लेवल पर चिंता करें? चिंता का मतलब सोचें, थिंकिंग को कैसे इन्वेंशन करें, ठीक ना। तो ये चीज़ हमको पढ़ना है। और जब हम गुणवत्ता के लिए गुणवत्ता इन्वेंशन करने के लिए या गुणवत्ता क्रिएट करने के लिए जब हम सोचें, तो वो गुणवत्ता किस मानदंड के होने चाहिए, यानी उस गुणवत्ता के क्या लेवल होने चाहिए, उसकी क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, किस स्तर का वो गुणवत्ता हो, ठीक ना। और वो गुणवत्ता को लागू कैसे किया जाए, उस गुणवत्ता का ठीक से पालन कैसे हो, ये चीज़ें आपको यूनिट 1 के बी में पढ़ना है, ठीक ना। फिर हम देखते हैं यूनिट 2 का ए, ठीक ना। यूनिट 2 का ए क्या है? एजुकेशनल सिस्टम्स एट द प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल्स ऑफ एजुकेशन, इशूज ऑफ एक्सेस एंड रिटेंशन,
इंटरवेंशन यूज टू एड्रेस देम SSA सर्व शिक्षा अभियान एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इनरोलमेंट हिड्रेंस इन रीचिंग द टारगेट्स। ठीक ना, इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा? शिक्षा के प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर पर शैक्षिक प्रणालियाँ, एजुकेशनल सिस्टम एट द प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर पर शैक्षिक प्रणालियाँ क्या है, उसके पहुंच क्या हैं और प्रतिधारण के मुद्दे क्या हैं। मतलब कि प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर पर जो शैक्षिक प्रणालियां होती हैं उसके मुद्दे क्या क्या हैं, उन्हें संबोधित करने के लिए हस्तक्षेप कौन कौन से हैं। ठीक ना, और SSA सर्व शिक्षा अभियान का रोल भी आपको पढ़ना होगा कि सर्व शिक्षा अभियान का रोल क्या था, कि हर जगह तक हम एलिमेंट्री एजुकेशन को पहुंचा दें। ठीक ना, ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लाया गया था। ठीक ना, और ये कब लाया गया था इसको देखिएगा आप, आई होप 2000 के समय कुछ ऐसे ही लाया गया था। एक इधर का देख लीजिएगा। ठीक ना, तो और नामांकन का सार्वभौमिकरण, वही मैंने बताया कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको हर जगह तक उसका यूनिवर्सलाइजेशन कर देना, सार्वभौमिकरण कर देना, और उसमें बच्चे इनरोल्ड कैसे हों। उसमें बच्चे, जैसे स्कूल तो खुल जाएंगे लेकिन उसमें बच्चे एडमिशन के लिए भी तो आने चाहिए। तो ये सब में जो बाधाएं थी, जो समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उन सब का सॉल्यूशन कैसे किया जाए। मतलब कुल मिला के आपको यूनिट 2 के ए में क्या पढ़ना है, प्राइमरी लेवल पर और एलिमेंट्री लेवल पर क्या एजुकेशन के मुद्दे हैं उसको पढ़ना है। और उसमें आपका SSA सर्व शिक्षा अभियान का बहुत बड़ा रोल था। तो आप सर्व शिक्षा अभियान जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया गया था उसको भी आप काफ़ी ब्रीफ में, काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है यूनिट बी के नहीं यूनिट 2 के बी में क्या है। ठीक ना, 2 के बी का हिंदी नहीं हो पाया है क्या, लग तो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको इंग्लिश से ही समझा दे रहे हैं। ठीक ना, बाकी आप गूगल ट्रांसलेट कर लीजिएगा, मिस्टेक से मिस टाइपिंग हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक ना, तो क्या है यूनिट 2 का भी, एजुकेशनल सिस्टम्स एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। ठीक ना, तो देखिए कुछ नहीं है, क्या है एजुकेशनल सिस्टम उच्च और उच्चतर माध्यमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक पे क्या हैं और उनके मुद्दे क्या हैं। ठीक ना, लेवल्स ऑफ एजुकेशन, द वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, प्रॉब्लम्स एंड मेजर टू एड्रेस देम। तो देखिए क्या बोल रहा है, उच्च स्तर और उच्चतर स्तर पर एजुकेशन के क्या मुद्दे हैं और मुद्दे किस रेफरेंस में बात कर रहा है, तो वोकेशनलाइजेशन यानी कि जो 10वीं और 12वीं का जो एजुकेशन है उसको व्यवसायीकरण के रेफरेंस में, व्यवसायीकरण के संदर्भ में, या व्यवसायीकरण कर लीजिए, या फिर जो रुचि होती है। ठीक ना, बच्चा अपने रुचि के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ सके, बच्चा को उसके रुचि के अकॉर्डिंग पढ़ाने में कैसी पॉलिसी बनाया जाए, और उस पॉलिसी को बनाने में क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उस पॉलिसी को लागू करवाने में क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही है। यानी कि वोकेशनल रूप से स्टूडेंट को प्रमोट करना है। जैसे हम आपको समझा देते हैं, मान लीजिए कि कोई बच्चा 10 से 11 में जा रहा है। ठीक ना, तो वो क्या है कि 10 में तक आप उसने मैथ लेके पढ़ लिया, फिर अब 11 में वो उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, राजनीति में है। ठीक ना, राजनीति में है। तो अब वो जो पढ़ना चाहता है वो किससे पढ़ना चाहता है, वो हिस्ट्री लेना चाहता है, सोशोलॉजी लेना चाहता है। ठीक ना, तो वोकेशनल रूप से कैसे बच्चों को प्रमोट किया जा सके। मान लीजिए उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, वो म्यूजिक भी साथ में लेके पढ़ना चाहता है, तो इन सारे चीज़ों की जो अरेंजमेंट है वो विद्यालय में किस प्रकार से किया जाए, बच्चा मन मुताबिक विषयों को लेकर और मन मुताबिक एडिशनल कोर्सों को लेकर कैसे पढ़ सके। तो आपको पता होना चाहिए कि जो NEP अभी लागू हुआ है, NEP 2020 यानी 2020, इसमें ये सारी व्यवस्था है। यहाँ पे जो बच्चा 12th में है वो मैथमेटिक्स भी ले सकता है और साथ में हिस्ट्री भी ले सकता है, जो कि पहले इसकी मान्यता नहीं थी। ठीक ना, तो वो दोनों विषय को साथ में लेके कंटिन्यू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूनिट 3 का ए हम देखते हैं कि यूनिट 3 के ए में क्या पढ़ना है। इशू रिलेटेड टू एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी विथ रेफरेंस टू नवोदय स्कूल, सेंट्रल स्कूल एंड NIOS,
देयर पर्पज एंड कंट्रीब्यूशंस टू स्कूल एजुकेशन। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि एक नवोदय स्कूल है, ठीक ना, एक नवोदय स्कूल है। क्या है बच्चों, एक नवोदय स्कूल है। अब नवोदय स्कूल में क्या इशू हैं, ठीक ना, क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं, किससे रिलेटेड, तो इक्वलिटी, इक्वलिटी यानी समानता, ठीक ना, समानता से रिलेटेड क्या मुद्दे हैं नवोदय स्कूल में, हम समानता कैसे लाएंगे, ठीक ना। फिर इक्विटी है, इक्विटी का भी अर्थ समानता ही होता है, निष्पक्षता के साथ जब हम समानता की बात करते हैं तो इक्विटी उसको बोलते हैं, ठीक ना। तो नवोदय विद्यालय में हम इक्वलिटी कैसे लाएं, इक्वलिटी कैसे लाएं, इक्विटी कैसे लाएं, और क्वालिटी, क्वालिटी यानी गुण, हम उसमें गुण कैसे लाएं, इम्प्रूवमेंट कैसे करें, उसको क्वालिटेटिव कैसे बनाएं, ठीक ना। तो इन चीज़ों को पढ़ना है। और ये नवोदय विद्यालय में, सेंट्रल स्कूल में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में हम इन चीज़ों को कैसे लाएं और इसका कंट्रीब्यूशन कैसे करें, ठीक ना। तो ये चीज़ पढ़ना है। फिर इसके बाद हम यूनिट 3 के बी में आ जाते हैं। यूनिट 3 के बी में क्या है, इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस्ड विथ अ व्यू टू इंश्योर equality of educational opportunity and rights to education, enactments in this regard and their observance, issue and challenges। इसका हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों, शैक्षिक अवसर की समानता और शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए हस्तक्षेप, इस संबंध में अधिनियम और उनका पालन, मुद्दे और चुनौतियां। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही सरल भी है, आई होप आपको समझ आ भी गया होगा। देखिए जब हम एजुकेशन फील्ड की बात करते हैं तो उसमें हम समानता कैसे लाएं, ठीक ना, शैक्षिक जो अवसर हैं स्टूडेंटों के लिए उसमें हम समानता कैसे लाएं, और समानता को लाने के लिए स्टूडेंट के जो अधिकार हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए, या जो टीचर के भी अधिकार हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए समानता के उद्देश्य से जो हमने हस्तक्षेप किया था, हस्तक्षेप यानी जो हमने कार्य किया था, उस कार्य में कौन कौन से अधिनियम बने हैं, कौन कौन से एक्ट बने हैं, ठीक ना, और उनको लागू कैसे किया गया है और उनका पालन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसमें चुनौतियां, चैलेंजेस किस प्रकार की क्रिएट हो रही हैं, इन चीज़ों को हम यूनिट 3 के बी में पढ़ेंगे, ठीक ना। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट यूनिट में, यूनिट 4 के ए में। फिर इसके बाद हम देख लेंगे यूनिट 4 का बी। तो यूनिट 4 के ए में क्या है मित्रों, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एट द प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, रोल ऑफ एनसीटी एंड द फंक्शन ऑफ एनएएसी, ठीक ना। बहुत ही सरल टॉपिक है। बोल क्या रहा है, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एट द प्राइमरी, जो टीचरों के लिए पढ़ाई होती है, ठीक ना, जो टीचरों के लिए पढ़ाई होती है, या कह लीजिए जो टीचरों के लिए शैक्षिक संस्थाएं होती हैं, ठीक ना, जो जिससे पढ़ के टीचर बना जाता है, जैसे बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, ठीक ना। तो प्राइमरी का टीचर बनने के लिए, एलिमेंट्री का टीचर बनने के लिए, सेकेंडरी का टीचर बनने के लिए क्या रोल होता है एनसीटीई का, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का क्या रोल होता है, ठीक ना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण एवं परिषद, इसका शायद फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। और फंक्शन, उसके कार्य क्या होते हैं, एनएएसी के, ठीक ना। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक ना। फिर इसके बाद यूनिट 4 के बी में क्या है, यूनिट 4 के बी में हम देख लेते हैं। यूनिट 4 का बी भी आई होप बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। द एजुकेशन कमीशंस एंड कमेटीज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, देयर salient recommendations and the extent of implementation, ठीक ना। ये क्या बोल रहा है कि कौन कौन से एजुकेशन कमीशंस और कमिटीज बनाए गए थे, और किनको किनको रिकमेंडेशन किया गया था और किनका किनका इम्प्लीमेंशन किया गया था एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक ना। तो इसमें हमको पढ़ना है एजुकेशन कमीशन 1964, ठीक ना, ये पढ़ना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, नई शिक्षा नीति हमको 1986 की पढ़नी है, ठीक ना।
बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब। आपका हर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछता है, चाहे वो एमएट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे फिर सीटेट का आपका पेपर हो या सुपर टेट हो, ये आपका हर एग्ज़ाम में आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है एनसीईआरटी, ठीक ना। एनसीईआरटी इसको डिज़ाइन कौन करता है? इसको डिज़ाइन करता है एनसीटीई, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। जो टीचरों की पढ़ाई के लिए करिकुलम का फ्रेमवर्क होता है वो कैसा है, वो 2009 में आया था, जिसको आपको पढ़ना है, ठीक ना। इसके बाद आपको पढ़ना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020। क्या पढ़ना है आपको? नई शिक्षा नीति 2020। इसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी ब्रीफ है, काफ़ी ब्रॉड है, जो कि आपको काफ़ी कुछ समझ मिलेगा कि ये कैसे हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, क्या कुछ इसकी प्रायोरिटी है, क्या कुछ इसकी सेकेंडरी है, ठीक ना। तो वो हमको पढ़ना है। फिर इसके बाद इसका हिंदी में अर्थ क्या है? आज़ादी के बाद अवधि में शिक्षा आयोग। आज़ादी के बाद कितने शिक्षा आयोग आए, ठीक ना, यानी कितनी कमिटीज़ बनी और कितनी समितियां बनी, उनकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, यानी उनके प्रमुख विचार क्या थे, वो क्या बदलाव करना चाहते थे, और उनकी कार्यान्वयन की सीमा क्या थी, वो किस सीमा तक कार्य करना चाहते थे। उसमें हमें शिक्षा आयोग 1964 पढ़ना है, नई शिक्षा नीति 1986 पढ़ना है, जो शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी उसको हमको पढ़ना है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ना है, ठीक ना। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो मेरे ख्याल से समझ तो आ ही गया होगा। और यदि आपको समझ नहीं आया होगा और कहीं पे एक्सप्लेनेशन में कोई भी गलती होगी या कोई भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं कुछ सुधार कर सकूं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और आपको बहुत ही अच्छे से इस चैनल पर पढ़ाया दिया जाएगा, और आपको जो नोट्स वगैरह भी होंगी वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक ना। उसके लिए मैं बताऊँगा, नोट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पे सबसे बड़ी आपके पास ये सुविधा है कि यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर आप कॉलेज में भी स्टडी कर रहे हैं और आपका वहाँ पे डाउट क्लियर नहीं हो पाता है किसी टॉपिक को लेके, तो मैं आपको ये 24 आवर्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूँ कि आप वो टॉपिक मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो आप कोई भी टॉपिक में जो आपकी भ्रम है, ये वो भ्रम आप हमसे दूर कर सकते हैं, ठीक ना। राष्ट्र हित में ये फैसिलिटी हम देते हैं, और हम चाहते हैं कि हर गांव का लड़का पढ़े, हर उस रूरल एरिए का लड़का पढ़े जहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, ठीक ना। और जिस कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, मैं चाहता हूँ वहाँ का स्टूडेंट भी पढ़े और वो इस सिस्टम को ख़त्म कर सके, ठीक ना। वे अपनों लोगों के लिए अच्छी दुनिया बना सकें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब आप सब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको सिलेबस समझ में आया या नहीं।